हेलो दोस्तों, हमारी बीएसएससी की जो सीरीज चल रही है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और हम लोग शुरू करते हैं आज का ये देखो, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसमें क्या बोल रहा है, हमने ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कर लिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 31 नंबर जो है ना, हम लोग आज अभी स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आउटपुट फ्लोइंग सर्किट का आउटपुट जो है ना, वो क्या होगा, वो हम लोगों को जो है ना वो बताना है। तो चलो हम लोग ना इस वीडियो को, इसको क्वेश्चंस को कर लेते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे आपको तीन ब्रांचेस दिख रहे होंगे, एक दो तीन। इस तीनों ब्रांच में क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। देखो मैं से क्वेश्चन का ना एक केसीएल से भी बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक ट्रिक भी बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को ना आप लोगों को कैसे डील करना है। मैं कैसे डील करता था, जो कि मेरे क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इजीली बन जाते थे। तो मान लेता हूँ मैं इसको I1, इसके बाद मान लेता हूँ इसको मैं I3, और वो बीच वाला ब्रांच में जो रहेगा करंट, उसमें उसको मान लेता हूँ मैं I2। I1 कितना हो जाएगा, देखो आप लोगों को वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पता ही होगा ना। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बोलता है अगर कि कोई भी आइडियल आपका ये कोई भी आइडियल आपका ओप एम्प है और उसमें आपका जो है ना निगेटिव फीडबैक है, तो उसमें क्या होता है ना, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज जो होता है ना, वो इन्वर्टिंग के वोल्टेज के बराबर हो जाता है। ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है। तो देखिए नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों का ग्राउंड दिख रहा है ना, यानी कि इसका वोल्टेज जीरो है। तो इन्वर्टिंग का यानी कि ये पॉइंट जो है ना, वी आई मान लेता हूँ मैं इसको, इन्वर्टिंग पॉइंट का वोल्टेज। तो वी आई भी जो है ना आपका वो जीरो हो जाएगा। तो वो भी हो जाएगा। तो चलो हम लोग जो है ना करंट निकाल लेते हैं। तो इसका, इस नोड का जो वी आई का नोड है ना, यहाँ का करंट जो है आपको ऑलरेडी पता चल गया कि वो जीरो, वहाँ का जो वोल्टेज है आपको ऑलरेडी पता चल गया, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से होगा। तो हम इसमें जो है ना केसीएल लगा लेते हैं। केसीएल देखो I1 क्या हो जाएगा, I1 करंट फ्लो करने के लिए वन जो वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस वन माइनस जीरो, क्योंकि इन्वर्टिंग का वोल्टेज जो है ना वो जीरो है, तो मैं जीरो को नहीं लिख रहा हूँ। तो वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 20। वोल्टेज सारे किलो में है, ये याद रखना। उसके बाद आपका I2 कितना हो जाएगा, ये बता दो मुझे। I2 हो जाएगा आपका कितना, 2/40, 2/40। तो ये भी आपका हो गया 1/20 ही हो गया। वैसे भी आपका I3 कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 3/60 हो जाएगा। तो ये भी आपका कितना हो गया, 1/20। तो देखो I1 और I2 और I3, आप ना उस वी आई का जो नोड है ना, इन्वर्टिंग का नोड, वहाँ पे आप लोग क्या कर दो ना, केसीएल लगा दो। केसीएल लगाओगे क्या होगा, जितना भी इनकमिंग करंट होता है वो इक्वल टू आउटगोइंग करंट का होता है। इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, I1 I2 I3 जो है वो इनकमिंग करंट है, और I2 जो है वो आउटगोइंग करंट है। और ये आई नोट इसको मान लेते हैं आउटपुट का करंट, इसको हम लोग आई नोट मान लेंगे। तो आई नोट जो है वो आपका हो गया आउटगोइंग करंट। यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20, ये आपका 3/20 हो गया ना, इक्वल टू आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा आपका, आई नोट। आई नोट कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्शन मैं ये एज्यूम कर लिया हूँ, तो यानी कि जीरो माइनस सी, इसको हायर पोटेंशियल में एज्यूम कर रहा हूँ। तो जीरो माइनस वी नोट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 60। देखो इसको कट करो, टू से थ्री से कट हो जाएगा। उसके बाद थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, इक्वल टू माइनस वी नोट। तो आपका वी नोट का वैल्यू जो है ना, वो कितना आया, -9 वोल्ट। आप लोग ऐसे केसीएल से बना सकते हो। ये जो केसीएल से इजी होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो उसकी सुपरपोजिशन से आप लोग को इजी लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ कोई आएगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं उसमें बताऊंगा आप लोगों को कि सुपरपोजिशन से इसको जो है ना कैसे डील करते हैं। ओके, चलो इसमें हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 वोल्ट का जीना डायोड है, जो कि फिगर में दिखाया गया है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है। और उसके बाद नी करंट इसका बोल रहा है कि 5 मिली एम्पियर है। मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल, ये जो है ना इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, जिससे कि वोल्टेज जो है ना 6 वोल्ट से ज़्यादा ना जाए, यानी कि 6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाए, यानी कि आप लोगों को ये 6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा, कहने का मतलब है कि ये जो जीना डायोड है उसको एज अ रेगुलेटर वर्क करना है, ताकि वोल्टेज हमारा कांस्टेंट बना रहे, 6 वोल्टेज से नहीं जाए। तो जब भी आपको जीना डायोड को एज अ रेगुलेटर वर्क कराना होता है ना, तो आप लोग उसको हमेशा ब्रेक डाउन रीजन में ही करेंगे। तो देख हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस जीना डायोड को एज अ ब्रेक डाउन मानेंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 10 वोल्ट हो गया। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस जो है वो 50 हो गया, 50 ओम। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, तो जीनर डायोड का अगर
आप लोग ब्रेकडाउन में अज्यूम करते हैं तो एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं। और यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसलिए इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं डाला। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बोलता कुछ है तो हम लोग यहाँ पे एक सीरीज में वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस भी लगाते। तो ये हो गया आपका 6 वोल्ट। और बोल रहा है कि नी करंट जो है वो 5 मिली एम्पियर। नी करंट क्या होता है कि जब ड्राइवर ब्रेकडाउन में चलाता है उस टाइम पे मिनिमम करंट फ्लो करते रहती है। तो वो दिखा रहा है आप लोगों का वो 5 मिली एम्पियर है। ठीक है। इसके बाद यहाँ जो है आप लोगों का वो है क्या है, आर एल है। अब यहाँ पे देखो ये तो पूरा 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट यहाँ भी है, पूरा नोड का वोल्टेज हो जाएगा। आप लोग ये करंट कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, 10 - 6/50 कितना हो गया ये, 4/50, यानी कि हो गया 0.8 मिली एम्पियर। करेक्ट। ये क्योंकि ये जो है ना सारा रेजिस्टेंस वो किलो ओम में दिया हुआ है, तो हमारा जो भी करंट आएगा वो मिली एम्पियर में ही आएगा। तो 4/50 हो गया आपका 0.8 मिली एम्पियर। तो देखो यहाँ पे आप लोग हमारा कितना आ रहा है, ये 10 वोल्ट ही है ना, 10 वोल्ट ही है एक्चुअली। हाँ, एक बात यहाँ पे ना ये करंट मिली एम्पियर में दिया है, लेकिन यहाँ पे ये 50 ओम है। सॉरी, यहाँ पे ये किलो ओम में नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हम देखें ये किलो ओम में नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ इतनी कम करंट कैसे आ रही है, ये किलो ओम में नहीं है। ये हो गया आपका 4/50। तो ये हो गया हमारा कितना 0.8, ये एम्पियर में हो गया एक्चुअली। हम लोग इसको क्योंकि ये करंट हमारा मिली एम्पियर में दिया हुआ है, तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, मिली एम्पियर में ही कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हम लोगों को क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होगा ना 5 मिली एम्पियर, तो किसी एक को जो है ना वो तो कन्वर्ट करना ही होगा। तो 0.8 को हम लोग कितना 800 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो देखो 800 मिली एम्पियर इधर से करंट जा रहा है, उसमें 5 मिली एम्पियर जो है ना वो जीरो डायोड में चल रहा है, तो इतना कितना हो जाएगा, 800 में से 5 से माइनस कर देंगे, यानी कि 795 जो है वो मिली एम्पियर करंट जो है वो जा रही है किसमें, हमारा आरएल में। और आरएल के अक्रॉस क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो ये जो 6 वोल्ट है ना वो सेम इसके अक्रॉस भी आएगा, 6 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज जो है ना वो कितना हो गया, आरएल के अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट। आपको रेजिस्टेंस मिल गया। और इसका आपको रेजिस्टेंस कितना मिल गया देख लीजिए। आप लोगों को मिल गया रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, तो वी हो गया 6 वोल्ट अपॉन करंट कितना हो गया आपका 795 मिली एम्पियर। तो अगर इसको ओम में करना है तो अब 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको करेंगे कैलकुलेट। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बात कर लेंगे ना, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 0.8 एम्पियर जो है, अगर उसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 800 मिली एम्पियर नहीं आएगा, ये एक्चुअली 80 मिली एम्पियर आएगा। तो इसको कर लेते हैं डिलीट। हम्म। तो ये 80 मिली एम्पियर आएगा, और 80 मिली एम्पियर इधर से जा रहा है, 5 मिली एम्पियर आपका जीनर में जा रहा है। तो आपका जो है 75 जो है वो चला जाएगा लोड में। तो यहाँ पे 795 नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे होगा 75। तो यहाँ पे हो गया 75, तो इसको 4 से डिवाइड 25 से कर देंगे तो 3, और यहाँ आ जाएगा 40, फिर 3 से 2 जा 6, तो 40 × 2 इक्वल टू 80 ओम। ये 80 ओम आपका जो है ना मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। अगर देखो यहाँ पे अगर ये 5 मिली एम्पियर करंट नहीं दिया रहता ना तो हम लोग क्या करते, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है ना मिनिमम बोल रहा है, देखो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आर एल की वैल्यू जो है ना बोल रहा है कि मिनिमम रखना है आप लोगों का। आर एल की वैल्यू जो है क्या है, वो है वी जेड, जो कि जीनर के क्रॉस वोल्टेज है वो, अपॉन आई एल। आई एल जो है लोड करंट। तो ये जो लोड करंट है ना वो वैरी कर रही है। क्यों वैरी कर रही है, क्योंकि वो बहुत बार ये ऐसे भी वैरी करेगा कि यहाँ पर जो आपका 50 ओम है ना, ये जो 50 ओम है ना ये आपका वेरिएबल दे देगा तब भी वैरी करेगा। और नहीं तो अगर आप लोगों का डी करंट नहीं दिया रहता ना, तो उस टाइम उसको जीरो कंसीडर करके आई एल का वैल्यू निकल, यानी कि आई एल को जितना भी मैक्सिमम रखेंगे ना उतना जो है ना आर एल की वैल्यू मिनिमम आएगी। आर एल का वैल्यू जितना मैक्सिमम रखेंगे आर एल की वैल्यू उतनी ही मिनिमम आएगी। तो वैसे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वोल्टेज वेवफॉर्म दिया हुआ है, फिगर क्यू दिया है,
जो कि ये वोल्टेज वेवफॉर्म है, और जो कि एक इंडक्टर के क्रॉस आइडियल इंडक्टर रिजल्टिंग करंट वेवफॉर्म पूछ रहा है। तो देखो इंडक्टर का तो पता ही होगा, वी एल वोल्टेज क्या होता है, वी इक्वल टू आई इंटू वी एल इक्वल टू, नहीं यहाँ पे थोड़ा वी इक्वल टू, ये जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो होता है एल इंटू डी ए बाई डी टी। यहाँ पे जो है ना, एल इंडक्टेंस हो गया, और डी आई जो है वो इंडक्टर के क्रॉस करंट, और वी जो है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। तो वोल्टेज का ग्राफ दिया है हम लोगों को निकालना है करंट का ग्राफ। तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वी अपॉन एल इक्वल टू डी आई बाई डी टी। यहाँ से देखो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आई बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी। यानी कि जो भी हमारा वोल्टेज का ग्राफ है ना, एक्चुअली ये वोल्टेज का ग्राफ है, उसको क्या करना है हम लोग को, इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगी, हम लोग को मिल जाएगी करंट की वेवफॉर्म। तो देखो वोल्टेज क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेप सिग्नल में दिया हुआ है ना। तो अगर स्टेप को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो मैंने ऐसे करके रिमेम्बर करने के लिए ऐसे पुरुष याद रखा है, पुरुष जो कि मेल होते हैं ना, तो पी आर यू और एस, एस को मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ डेल्टा की तरह। तो देखो पी हो गया पैराबोलिक, पी हो गया पैराबोलिक, आर हो गया रैंप, यू हो गया स्टेप सिग्नल, और एस हो गया हमारा वो डेल्टा, डेल्टा के फॉर्म में लिखा हुआ है ना डेल्टा। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे ना तो इंटीग्रेट करेंगे। तो यानी कि हम लोग को क्या करना है, स्टेप सिग्नल दिया हुआ है जो कि वोल्टेज का ग्राफ है, यानी कि हम लोगों को वोल्टेज को इंटीग्रेट करना है, यानी कि इंटीग्रेट करना है किसको, स्टेप को। तो देखो स्टेप ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करना है मतलब इधर चलना है, इधर चल लेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे एक बार तो क्या आएगा, रैंप आएगा। तो देख लो इस सारे चार ऑप्शंस में आपको रैंप कौन सा सिग्नल दिख रहा है आप लोगों को, यही दिख रहा है ना, तो ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लो कि ऐसे ही और भी ऑप्शंस होते तब आप लोगों को क्या है, तब आप लोग को क्या करना होता, तो आप लोगों को ये देखना पड़ता कि ये कट कहाँ कर रहा है, वन टू थ्री पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। वैसे कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, वैसे कंडीशन में आप लोग कुछ नहीं कर सकते, इसका पहले जो है ना क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन कैसे स्टेप का लिखना आता है ना, यहाँ पे क्या है, वी है ना एम्पलीट्यूड, तो वी इंटू यू ऑफ जीरो, तो टी माइनस जीरो, तो टी ही हो गया। उसके बाद देखो जंप कितना हो रहा है, नीचे नहीं, जंप नहीं, ये डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे वी से जीरो हो गया तो माइनस वी, और नीचे वाला भी अगर माइनस वी मान लो तो ये माइनस भी नीचे गया, फिर से माइनस भी गया, यानी कि माइनस टू भी नीचे गया। तो माइनस टू भी कहाँ पे गया, टू भी यू ऑफ टी माइनस, देखो पॉइंट देखो वन पे, माइनस वन पे। उसके बाद वो फिर से ऐसे जा रहा है, उसके बाद थ्री पे फिर से जंप आया कितना पॉजिटिव में टू का, देखो प्लस वन प्लस बी प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस टू वी यू ऑफ टी माइनस थ्री। उसके बाद देखो ये डायरेक्ट है ना, वो सीधा चला जा रहा है, तो ये हो गया हमारा इसका इक्वेशन। तो इस अगर इस इक्वेशन को स्टेप सिग्नल का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रैंप आएगा। तो अगर इसको करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे उसको तो कितना हो जाएगा, वी आर ऑफ टी माइनस टू वी, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ सिंपली, आप लोगों को पता है ना ये स्टेप को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो रैंप आ जाएगा। तो यहाँ पे टू आर ऑफ टी माइनस टू वी आर ऑफ टी माइनस क्या हो जाएगा, टी माइनस वन, उसके बाद प्लस टू वी आर ऑफ आर ऑफ टी माइनस थ्री। हाँ ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब एक अगर इस इक्वेशन को प्लॉट करना होगा तो कैसे करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को पता ही होगा ना, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, ये टू जो रहता है ना, वो टू क्या है बताया ना आप लोगों को, टू जो है एक्चुअली यहाँ पे टू नहीं होगा, फर्स्ट वाला जो है ना वो वी इंटू ये ऑफ टी है, तो ये टू नहीं होगा, यहाँ पे वी होगा। तो इसको मैं कर देता हूँ इरेज, ये हो गया टू, सॉरी ये हो गया वी। तो देखो वी जो रहता है ना, जो भी कोफिशिएंट रहता है ना आर एफ टी का, वो जो होता है स्लोप दिखाता है, तो वी स्लोप कैसे आएगा,
तो स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार हिंदी में बोले तो। इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, अरे भाई, अगर इंग्लिश में बोले तो क्या होगा वो, शिट। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा, ये वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर वी ले लेता हूँ, बेस को यहाँ पे वन रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, वी अपॉन वन। तो इसका एंगल, इसका जो स्लोप है वो कितना हो गया, वी हो गया ना। ये स्लोप ऐसे आएगा वन तक, देखो, आ, वन तक। उसके बाद वन पे क्या है, वन पे स्लोप -2b से डिक्रीज कर रहा है। तो ये तो स्लोप वी है ना, वो ऐसे चलना जाएगा, लेकिन वन पे बोल रहा है कि -2b। तो वी में से माइनस बी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस भी, एक बार वी माइनस किया तो, और एक बार वी माइनस करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो है ना, स्लोप कितना हो गया, -2b हो गया। वी माइनस टू बी का स्लोप है। तो ये कितना पे ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है हमारा, ऐसा चलता चला जाएगा ये वन तक। ये हमारा वन तक चला जाएगा, ये जीरो पे हो गया, ये वन तक चला जाएगा। और वो ऐसे चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, फिर यहाँ पे अच्छे जब भी थ्री पे आएगा ना, तो थ्री पे क्या होगा, इसका स्लोप फिर से चेंज हो जाएगा, कितना, +2b। तो ये तो -2b था, अब +2b है, तो एक तो प्लस होगा तो जीरो, फिर दूसरा आएगा तो ऐसे करके वो थ्री यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा आप लोगों को ग्राफ देखने को मिलेगा। ऐसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपसे पूछ दे तो। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड है, उसका फॉरवर्ड करंट की बात कर रहा है। तो फॉरवर्ड करंट आप लोगों को पता होगा, अगर ये डायोड है ना, तो डायोड में इधर पी टाइप रहता है, इधर एन टाइप रहता है, इधर करंट आईडी फ्लो करता है। जब इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ये वीडी है ना, तो उस कंडीशन में आईडी का जो इक्वेशन होता है ना, वो क्या होता है, आई नोट, आई नोट बहुत बार आई एस भी लिखते हैं, ई रेज टू पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। -1 भी रहता है, लेकिन इसका जो रहता है ना, वो थोड़ा वो नेग्लिजेंस इफेक्ट इम्पैक्ट रहता है, तो उसको बार बार हम कई बार हटा भी देते हैं। लेकिन अगर आपसे इक्वेशन पूछ के है ना किसी एग्जाम में, तो आप लोग -1 वाला ही टिक करेंगे। अगर वो -1 वाला नहीं रहेगा तो आप लोग नॉर्मल वाला टिक करें। तो -1 बहुत बार जो है निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत मिनिमल उसका सब्ट्रैक्शन, बहुत मिनिमल इम्पैक्ट रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आईडी जो है डायोड करंट, वो वीडी से क्या है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है ना। तो वेरीज एक्सपोनेंशियली विद द वोल्टेज। तो आपका बी नंबर जो है ना, वो सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट है। देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसा है ना, वो इसरो का फेवरेट ऐसा टॉपिक माना जाता है कि वो हर बार जो है ना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, वो फिक्स है। एक बार तो टेक्स्ट बुक का था क्वेश्चन, वहां से सेम टू सेम, सेम टू सेम, कोई वैल्यू भी चेंज नहीं की थी, सेम टू सेम वो भी पेस्ट कर दिया था। देखो, बोल रहा है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग द एग्जाम 2/7, यानी कि पास करने का प्रोबेबिलिटी है ए का, वो कितना है, 2/7 है। मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे आप लोग बना लेंगे हर एक चीज। तो उसके बाद बोल रहा है कि बी का पासिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, वो 5/7 है, ठीक है। तो और यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, पास होने का प्रोबेबिलिटी 2/7 है, फेल होने का कितना है, फेल होने का मैं एक कॉम्प्लीमेंट ही कर लेता हूँ, डिनोट। तो फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/7 है। टू सॉरी, ये 2/7 है पास होने का, तो फेल होने का कितना हो जाएगा, 1 - 2/7 हो जाएगा 5/7। वैसे ही इधर बी स्टूडेंट का फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 - 5/7 हो जाएगा 2/7। हम बोल रहे हैं कि ओनली बी पास करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया। तो ओनली ओनली बी, ओनली बी पास करेगा उसका प्रोबेबिलिटी। देखो, ये तो बी का पास करने का ही प्रोबेबिलिटी है, और ये ए का फेल करने का प्रोबेबिलिटी है। तो जब बी पास करेगा, ए फेल करेगा, तभी तो हमारा ओनली बी का पास करने का प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो ये दोनों जो है 5/7, वो जो है बी ए का फेल होने का 5/7, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/49। अगर यहीं पे क्वेश्चन में पूछता
कि ओनली ए पास होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जब ए पास होगा ये, और जब बी फेल होगा ये, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 बाय कितना हो जाएगा, 4/49, तो 4/49 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ओनली बी पास द एग्जामिनेशन। और बोलेगा कि ओनली मतलब एनी वन पास द, क्या है, ओनली बी पास द एग्जामिनेशन। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन में रहता कि एनी वन पास द एग्जामिनेशन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये 25/49 और ये इसका जो ओनली एक आएगा 4/49, दोनों को जो अगर कर देंगे ऐड, तो दोनों में से किसी का भी जो है ना पास होने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गिव द आउटपुट वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू टर्म। देखो यहाँ पे एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी क्या होता है ना, एक्यूरेसी होता है कि जो भी ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उसके क्लोज कितना पहुंच रहे हैं, उसी को एक्यूरेसी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी हो जाएगा। एक्यूरेसी और प्रिसिजन में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है ना, अगर वो एक्यूरेट है, अगर वो एक्यूरेट है, तो उसको प्रिसाइज भी होना क्या है, बहुत ही जरूरी है, ये मस्ट है। अगर कोई एक्यूरेट है तो प्रिसाइज भी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो उसका एक्यूरेट होना ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, तो ये नॉट नेसेसरी। ये है प्रिसीजन, रहता है एक्चुअली कितने नंबर्स ऑफ टाइम जो है ना वो वैल्यू आसपास ही रिपीट कर रहा है, उसी को प्रिसीजन बोलते हैं। रिपीटेबिलिटी बोलते हैं कि एक ही वैल्यू जो है ना कितनी बार रिपीट कर रहा है। सेंसिटिविटी क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, प्रिसीजन भी हाई होना चाहिए, एक्यूरेसी भी हाई होना चाहिए, सेंसिटिविटी भी हाई होनी चाहिए, रिपीटेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो कॉइल है, दोनों का इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.2 2.45 हेनरी, कपल्ड एंड देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला आता है ना, m इक्वल टू के अंडर रूट L1 इंटू L2। तो यहाँ पे आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है के है, m जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो वो कितना हो गया 0.14 ये दिया हुआ है, इक्वल टू के हम लोगों को फाइंड करना है, और इन सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.45, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फोर ये हो जाएगा 0.√0.49, तो ये 49 हाँ, तो अगर इसको करोगे तो 0.14, तो ये के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाय 0.49 का 0.7 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.2। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या हो गया 0.2। ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन था। उसका 38 में देखेंगे, बोल रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, वो क्या है, कौन सा सर्किट है। तो देखो जब मैं पढ़ता था ना उस टाइम मुझे याद रहता था, अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को ये सारे सर्किट्स याद होने चाहिए कि कौन सा है। लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि अगर आप लोगों को याद नहीं है ना, तो हम लोग कैसे इसको डील करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का जो वोल्टेज है वो सेम हो जाता है। तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज आप लोग को 0 वोल्ट दिख रहा है, तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे भी आपका 0 वोल्ट हो जाएगा, तो ये जो करंट है वो कितना हो जाएगा V in/R। ठीक है। डायोड करंट का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आप लोगों को, डायोड करंट का फॉर्मूला जो है ना मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग, चलो अभी के लिए डायोड का वोल्टेज जो है ना वो VD मान लेते हैं। ये मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, प्लस माइनस VD एज्यूम कर लेते हैं, और डायोड की करंट इधर एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमेशा P2N जो है ना वो करंट फ्लो होता है डायोड में। तो यहाँ पे V in/R जो कि इनकमिंग करंट है, वो इक्वल हो जाएगी किसकी, आउटगोइंग करंट की। आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा हमारा ID। तो ID क्या है हमारा, ID तो हम मैंने बताया I0। I0 क्या होता है, सेचुरेशन करंट होता है, रिवर्स सेचुरेशन करंट, e टू पावर VD अपॉन ईटा
वीटी ये होता है। वीटी क्या है? वो थर्मल वोल्टेज है ना। वीटी इक्वल टू थर्मल वोल्टेज जो कि 26 मिली वोल्ट होता है। और आपका ईटा क्या है? ईटा है आप लोगों का कोई ये फैक्टर होता है, मैं एक्चुअली भूल गया हूँ अभी। ईटा आपका फैक्टर होता है जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के लिए अलग होता है। सिलिकॉन के लिए जो है ना ये 2 होता है और जर्मेनियम के लिए 1 होता है। शायद आप लोग देख लेंगे। वीडी जो है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हो गया, तो वीडी हम लोग क्या लिखेंगे? वीडी हायर पोटेंशियल पे कितना वोल्टेज है? 0। लोअर पोटेंशियल पे कितना है? माइनस वी नोट। तो वीडी को माइनस वी नोट हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि वी इन अपॉन आर इक्वल टू क्या हो गया? आई नोट। आई नोट को चलो हम लोग इधर से हटा के इधर ले ही आते हैं। तो आई नोट मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इसके बाद ई रेट टू पावर माइनस वी नोट अपॉन ईटा वी टी। इसके बाद देखो, दोनों साइड साइड हम लोग क्या है, लॉग ले लेते हैं। तो दोनों साइड जब भी लॉग लोगे तो ये हो जाएगा क्या? लॉग वी इन अपॉन आर आई नोट इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन ईटा वी टी हो जाएगा। उसके बाद ईटा वी टी को हम लोग इस साइड लेके आ जाते हैं, तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और माइनस को भी इस साइड लेके आ जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ईटा वी टी, ईटा वी टी माइनस में ये हमारा आउटपुट वोल्टेज का मैंने इसको ड्राइव ही कर लिया। तो यहाँ पे देख लो आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज का क्या है? लॉग है। तो ये क्या हो जाएगा? एक लॉग कन्वर्ट हो जाएगा, लोगरिथमिक कन्वर्टर हो जाता है ये। इसको लॉग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। उसके बाद देख लो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज ट्रू। कौन सा ट्रू है वो बताना है। कॉमन कलेक्टर तो 3 टाइप का होता है ना, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस क्या होता है? वो एक वोल्टेज एम्पलीफायर रहता है, वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। कॉमन इमीटर क्या होता है ना, ये पावर एम्पलीफायर होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों अच्छा होता है। सी जो रहता है ना वो करंट एम्पलीफायर होता है। देखो, अगर वोल्टेज एम्पलीफायर है तो कहने का क्या मतलब कि अगर वोल्टेज एम्पलीफायर है तो उसका वोल्टेज गेन जो रहेगा ना वो एक से ज्यादा होगा। पावर एम्पलीफायर है यानी कि इसका वोल्टेज और करंट गेन दोनों एक से ज्यादा होगा, और करंट गेन है यानी कि इसका करंट गेन एक से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा, सॉरी ये कॉमन कलेक्टर, हाँ, तो हमारा कॉमन कलेक्टर का पूछा है कि इसका जो है ना, जो है वो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, यहाँ तो यूनिटी वोल्टेज गेन दिया हुआ है ना, तो ये करंट गेन जो है, तो करंट गेन कब कहलाएगा? करंट गेन कब होगा? जब वो करंट एम्पलीफाई करेगा। करंट एम्पलीफाई कब करेगा? जब उसका करंट गेन जो है ना वो 1 से ज़्यादा रहेगा। तो करंट गेन 1 से ज़्यादा है तभी वो करंट एम्पलीफायर है। जब करंट गेन 1 से ज़्यादा होता है ना तो वोल्टेज गेन जो है तो उसका यूनिटी हो जाता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कॉमन कलेक्टर में इसका यूनिटी वोल्टेज गेन। वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफायर है कॉमन बेस, तो यहाँ इसका जो रहता है ना करंट गेन जो रहता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का वो नियरली 1 ही होता है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलो हम लोग वीडियो नेक्स्ट में करें या अभी करा दूँ? चलो इसको क्वेश्चन कराता हूँ, 40 पे हम लोग स्टॉप कर देंगे इस सेशन को। चलो, बोल रहा है कि यहाँ पे ओप एम्प है, उसका गेन है 10, यानी कि ओप एम्प का गेन कितना दिया हुआ है? वो दिया है 10। उसके बाद बोल रहा है कि एम्पलीफाई साइनसोडियली साइनसोडियल सिग्नल पीक एम्पलीट्यूड। पीक एम्पलीट्यूड जो है, यानी कि पीक एम्पलीट्यूड को हम लोग ए एम किससे डिनोट कर ले? अ, चलो किसी भी चीज़ से डिनोट कर लेते हैं, वी एम कर लेते हैं, ये वोल्टेज है ना, तो वी एम ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो वी एम कितना हो जाएगा इसका? दिया हुआ है, हो नहीं जाएगा, 0.5 वोल्ट। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना 25 किलो हर्ज। उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट्स विल बी द मिनिमम स्लीव रेट ऑफ ऑप एम्प। तो स्लीव रेट हम लोग को निकालना है। स्लीव रेट क्या होता है? स्लीव रेट होता है चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि आउटपुट में जो है ना हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है वो। और यहाँ पे देखो साइनसोडियल सिग्नल दे रखा है इन्होंने, यानी कि आउटपुट जो है वो साइनसोडियली वैली कर रहा है। यानी कि वी नोट को मान लो क्या? वी एम साइन ओमेगा टी।
मान लिया। तो यहाँ पे वी एम, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, वी एम और साइन वी एम, और इसको डिफ्रेंशिएट जब भी करोगे तो ओमेगा का टर्म है ना वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद वी एम ओमेगा साइन का हो जाएगा कितना, कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी की जो यहाँ पे मिनिमम स्लीव रेट पूछ रहा है ना, व्हाट विल बी मिनिमम स्लीव रेट ऑफ द ऑप एम्प यूज्ड। तो यहाँ पे इसका एक्चुअली यहाँ पे मिनिमम व्हाट विल बी द मिनिमम स्लीव रेट। तो स्लीव रेट जो रहता है ना, वो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में एक मिनिमम स्लीव रेट, हाँ ठीक है। तो इसका कॉस ओमेगा की वैल्यू जो है ना, ये हमारा 1 हो जाएगा। कब होगा 1, उसके लिए अगर हम लोग स्लीव रेट अगर देख ले मिनिमम के कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे वी एम इंटू ओमेगा है। तो हमारा हो गया वी एम इंटू ओमेगा, जो गेन रहता है ना उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारा जो गेन है वो भी आ जाएगा। हमारा वी एम कितना है यहाँ पे, 0.5 है। उसके बाद यहाँ पे ये कितना है हमारा, ओमेगा, ओमेगा नहीं दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ। तो यहाँ पे 2 पाई एफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई यानी कि 50 पाई, टू 50 पाई हो जाएगा ना, 50 पाई, हाँ 50 पाई हो जाएगा यहाँ पे, 50 पाई, 25 to 50 पाई, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडियन में आ जाएगा ना। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 पाई। हमारा गेन के गेन तो हम लोगों ने ऑलरेडी मल्टीप्लाई, पी का वैल्यू गेन हमारा 10 है। तो ये कितना हो जाएगा आप देख लो, 10 to 50, वो 100 पाई हो जाएगा। 50 to 100 पाई, 100 पाई की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, हम लोग जो है ना यहाँ पे कर रहे थे गलती, गलती क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो है ना वी एम जो है हमारा वोल्टेज वो 0.5 दिया है, हम लोग यहाँ पे 0.2 लिया है, तो इसको करना पड़ेगा कितना, 0.5। इसको मैं कर देता हूँ 0.5, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 100 पाई नहीं होके, ये 100 पाई नहीं होके ये हो जाएगा कितना, 250 पाई, 250 पाई। तो यहाँ पे देखो तो 250 गुना पाई का 3.14 कर लो। यहाँ पे देख लो, अगर अप्रोक्स करोगे तो 250 × 3 तो ये 750 के आसपास आएगा। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी किलो हर्ज में दी हुई है, अगर वोल्ट पर माइक्रो सेकंड में करना है ना, तो फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ज में होनी चाहिए, यानी कि हमको 1000 से जो है ना वो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यानी कि ये 0.75 समथिंग आएगा। अगर 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे 250 का, तो तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू 0.75 785 आ जाएगा। तो इस सेशन को हम लोग आज खत्म करते हैं, और हम लोग और भी नया वीडियो लाते रहेंगे इस पे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कैसा लगता है। आप लोगों को और किस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय बाय।